गुड मॉर्निंग। तो आज अपन चलते हैं क्लास 9th साइंस का जो चैप्टर नंबर 4 है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। यानी जो आपके परमाणु हैं, अणु हैं, उनकी संरचना पढ़ेंगे और उसके संरचना पढ़ेंगे, उनको क्वेश्चन आंसर के माध्यम से अपन देख पाएंगे। तो चलते हैं अपन सीधे क्वेश्चन आंसर पर। पहला क्वेश्चन है, कंपेयर द प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। जो एटम है उसके अंदर अपन तीन चीज़ें पढ़ते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, है ना। तो इलेक्ट्रॉन अपने कौन से होते हैं? इलेक्ट्रॉन जो माइनस चार्ज वाले होते हैं, प्रोटॉन जो पॉजिटिव चार्ज वाले होते हैं, और न्यूट्रॉन जो कुछ नहीं होते, है ना। तो अपन बात करते हैं अब इनमें कंपेयरिंग की बात करते हैं, प्रॉपर्टी की बात करते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। सबसे पहले चार्ज की बात करते हैं। जो इलेक्ट्रॉन है उसमें नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन है उसमें पॉजिटिव चार्ज होता है, और न्यूट्रॉन के अंदर कोई भी चार्ज नहीं होता है। यानी इलेक्ट्रॉन में नेगेटिव, प्रोटॉन में पॉजिटिव। यानी इलेक्ट्रॉन में नेगेटिव होता है, प्रोटॉन में पॉजिटिव होता है, इसमें कुछ भी चार्ज नहीं होता है। नेक्स्ट बात करते हैं लोकेशन की। ये लोकेशन कहाँ होती है इनकी? तो जो आपके इलेक्ट्रॉन है आउटसाइड द न्यूक्लियस, यानी आपका जो न्यूक्लियस है ना, ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के बाहर की तरफ होंगे। कहाँ होंगे? न्यूक्लियस से बाहर की तरफ पे होंगे। मान लो ये आपका न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के बाहर ये रिंग है, तो यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है। लोकेट विद इन न्यूक्लियस। और ये कहाँ होंगे? जो आपका न्यूक्लियस है, क्या है आपका न्यूक्लियस है, वो न्यूक्लियस के बीच में पाए जाएंगे, है ना। ये न्यूक्लियस के बीच में पाए जाएंगे और ये आपके बाहर इलेक्ट्रॉन रहेंगे इसके अंदर। और लोकेटेड इनसाइड द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। और ये कहाँ होंगे? न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होंगे। अब बात करते हैं वेट की। तो इसका मास जो बहुत इलेक्ट्रॉन होता है उसका मास बहुत ही नेग्लिजिबल होता है, यानी बहुत कम होता है। और आपकी जो प्रोटॉन होता है उसका AMU होता है, एटॉमिक मास यूनिट होता है, AM का फुल फॉर्म। और न्यूट्रॉन भी 1 AMU होता है, यानी 1 एटॉमिक मास बार। अब बात करते हैं एफिनिटी की, यानी किधर अट्रैक्शन करता है? अट्रैक्ट टूवर्ड पॉजिटिव चार्ज। यानी जो नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव किसकी तरफ अट्रैक्शन होगा? पॉजिटिव की तरफ। और इसी प्रकार फिर पॉजिटिव है, प्रोटॉन है उसकी तरफ नेगेटिव की तरफ। डू नॉट, और जो न्यूट्रॉन है, डू नॉट गेट अट्रैक्ट एनी चार्ज पार्टिकल, ये किसी भी तरफ अट्रैक्ट नहीं होगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। व्हाट आर द लिमिटेशन ऑफ जे थॉमसन्स मॉडल ऑफ द एटम। जो जे थॉमसन साहब है, उन जिन्होंने इलेक्ट्रॉन खोजे, उनकी बात करेंगे। उनकी क्या लिमिटेशन थी, उनकी क्या कमियां थी। द फॉलोइंग आर द लिमिटेशंस ऑफ जे थॉमसन्स मॉडल ऑफ एटम। तो पहली जो लिमिटेशंस की बात करते हैं, द मॉडल failed to explain the outcome of alpha particle scattering, which has conducted by Rutherford. The model failed to depict why the majority of these alpha particles pass through the gold foil, while some diverted through small and big angles, while some other rebound completely, returning on their path. यानी ये कह रहा है कि जो अल्फ़ा पार्टिकल है वो किस तरीके से स्कैटरिंग कर रहे थे, वो कहाँ जा रहे थे, ये आप जो अपने जे थॉमसन साहब वो नहीं बता पाए थे, जो कि रुदरफोर्ड मॉडल साहब ने बताया था। इट डिड नॉट प्रोवाइड एनी एक्सपेरिमेंटल एविडेंस एंड वाज एस्टेब्लिश ऑन इमेजिनेशन। और जो ये इमेजिनेशन है, इस पर कोई भी एक्सपेरिमेंटल मॉडल नहीं दे पाए थे कि जो आपका इलेक्ट्रॉन है, जो अल्फ़ा पार्टिकल है, वो किस तरीके से पास हो रहे हैं, कहाँ पे जा रहे हैं, किस एंगल से रिफ्लेक्ट हो रहे हैं, है ना। ये उनकी लिमिटेशन थी। दूसरी बात करते हैं, व्हाट आर द लिमिटेशन ऑफ रुदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एटम। यानी रुदरफोर्ड साहब ने वो अपने जे थॉमसन साहब की लिमिटेशन दूर की। अब जो रुदरफोर्ड साहब की जो लिमिटेशन है वो क्या थी? देयर इज़ नो एक्सेप्टेड स्टेबिलिटी इन रिवोल्यूशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन सर्कुलर पाथ। यानी वो नहीं बता पाए थे कि जो आपके इलेक्ट्रॉन है वो रिवॉल्व कर रहे हैं, वो किस पाथ में, सर्कुलर में। मान लो वो, अगली बात करें, चार्ज पार्टिकल रेडिएट एनर्जी व्हेन दे एक्सेलरेटेड, थस कॉजिंग द रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन टू लॉस एनर्जी वुड फॉल इन द न्यूक्लियस। ये कह रहे हैं, मान लो यदि वो इलेक्ट्रॉन चारों तरफ घूम रहा है, तो वो चार्ज यानी एनर्जी रिलीज कर रहा है, और जब एनर्जी रिलीज करेगा तो वो एनर्जी लॉस भी करेगा, और एनर्जी लॉस करेगा तो लास्ट में न्यूक्लियस के अंदर आके गिर जाना चाहिए, जो कि गिरता नहीं है। ये इनकी लिमिटेशन थी।
और बात करते हैं हैंस एटम मस्ट बी हाईली अनस्टेबल, द मैटर वुड नॉट एग्जिस्ट in its known form, which clearly is an assumption and atom are highly stable. अब नेक्स्ट बात करते हैं डिस्क्राइब द बोर्स मॉडल ऑफ द एटम। जो बोर मॉडल है उन्होंने क्या कहा था, एटम होल्ड द न्यूक्लियस एट द सेंटर। बोर मॉडल साहब ने कहा है कि जो न्यूक्लियस है वो सेंटर के अंदर एग्जिस्ट करता है। नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस। जो नेगेटिव चार्ज है वो आपके कहाँ रिवॉल्व करेंगे, साइड में रिवॉल्व करेंगे। उन्होंने कहा कि ये देखो ये आपका सर्कल है और इसके अंदर ये आपका सर्कल है और यहाँ आपका न्यूक्लियस है ना, ठीक है। यहाँ पर न्यूक्लियस है, सेंटर में न्यूक्लियस होगा। नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस। जो नेगेटिव चार्ज है वो यहाँ इधर बाहर घूमते रहेंगे, है ना, बाहर की तरफ घूमते रहेंगे। और फिर बात करते हैं द एटम इज कंटेन डिस्टिंक्ट ऑर्बिट ऑन इलेक्ट्रॉन, यानी जो इलेक्ट्रॉन है वो ऑर्बिट में घूमते रहेंगे। क्या घूमते रहेंगे, ऑर्बिट में घूमते रहेंगे, ठीक है ना। यानी आप बात करें जो सर्कल बनाया है उस सर्कल के अंदर अपन 2-3 सर्कल बना दे तो अपन बात करते हैं उस सेल की। किसकी बात करते हैं, सेल की बात करते हैं। जिसे सेल की बात करते हैं, बीच में अपना हो गया न्यूक्लियस। यहाँ इलेक्ट्रॉन चारों तरफ, जैसे इस सेल में तो यहाँ घूमते रहेंगे, इस सेल में है तो इस सेल में बाहर घूमते रहेंगे। These orbit contain distinct orbit of electron. Electron do not radiate energy when they are in their orbit. ये कह रहा है कि जो ऑर्बिट है उसमें घूमता है तो कोई एनर्जी रेडिएट नहीं करते हैं। The distinct orbit are named K, L, M, N and numbers used to denote them are 1, 2, 3, 4। यानी इसी बात करता है। जैसे मान लो ये बीच में आपका न्यूक्लियस है ना, और पहले N1 सेल है, N2 सेल है, N3 है, N4 ऐसे आती है। और पहली सेल होती है K, दूसरी होती है L, M, N, इस तरीके से होती है। और जैसे जैसे बढ़ती है वो एनर्जी की, ऑर्बिट की एनर्जी लेवल भी बढ़ती जाती है जैसे जैसे बाहर जाते हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। कंपेयर ऑल द प्रपोज्ड मॉडल ऑफ एटम गिवन इन द चैप्टर। यानी अपन को यहाँ पर 3 मॉडल पढ़ते हैं, थॉमसन मॉडल, रदरफोर्ड मॉडल और बोर मॉडल। इन तीनों का कंपेरिजन करते हैं। स्पेयर इज पॉजिटिव चार्ज, स्पेयर वो पॉजिटिव चार्ज है। द न्यूक्लियस इज एन एटम, द न्यूक्लियस इज एट द सेंटर एंड इज पॉजिटिव चार्ज होल्डिंग द एंटायर मास। ये रदरफोर्ड साहब ने कहा कि, और बोर साहब ने कहा न्यूक्लियस इज प्रेजेंट एट द सेंटर एंड इज पॉजिटिव। नेक्स्ट बात करते हैं जो थॉमसन साहब ने की है, इलेक्ट्रॉन आर नेगेटिव चार्ज एंड स्कैटर्ड ऑल थ्रू इनसाइड ऑफ द स्पेयर। और कहा कि पॉजिटिव चार्ज इक्वल टू नेगेटिव चार्ज होता है, देयर नेट चार्ज इन एटम इज 0, है ना। ये कहा आपके थॉमसन साहब ने। और रदरफोर्ड साहब ने कहा है कि जो पॉजिटिव चार्ज है होल्डिंग द एंटायर मास होता है, पॉजिटिव चार्ज जो बीच में होता है। इलेक्ट्रॉन आर नेगेटिव चार्ज रिवॉल्व इन द वेल डिफाइंड पाथ। और जो इलेक्ट्रॉन वाले नेगेटिव चार्ज वाले रहते हैं वो पाथ में अंदर घूमते रहते हैं। इन कंपेरिजन विद द न्यूक्लियस द साइज ऑफ एटम इज वेरी लार्ज। जो एटम की साइज होती है बहुत लार्ज होती है, जबकि न्यूक्लियस और इनकी बहुत छोटी होती है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड द न्यूक्लियस इज बैलेंस्ड बाय centrifugal force acting away from it. As a result, electrons are not drawn close to the nucleus. नेक्स्ट बात करते हैं बोर साहब की। जो न्यूक्लियस और सेंटर में प्रेजेंट होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन और नेगेटिव चार्ज रिवॉल्विंग अराउंड बट नॉट रेडिएट एनर्जी। यानी जो नेगेटिव चार्ज के इलेक्ट्रॉन होते हैं घूमते रहते हैं लेकिन कोई एनर्जी अपने ऑर्बिट में रेडिएट नहीं करते हैं। द डिस्टिंक्ट ऑर्बिट आर लेबल्ड एज KLMN। और जो ऑर्बिट है उन्होंने किस तरीके से दर्शाए हैं, KLMN के द्वारा दर्शाए हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 6। थॉमसन मॉडल है, जो आपने जे थॉमसन मॉडल साहब का मॉडल पढ़ा था। इसके अंदर अपन देखेंगे कि ये है जो खाली भाग है, ये क्या है, पॉजिटिव चार्ज। क्या है, पॉजिटिव चार्ज। और जो आपको ये बीज दिख रहे हैं इनको इन्होंने क्या है, नेगेटिव चार्ज। कौन सा चार्ज का, नेगेटिव चार्ज का है। इसी प्रकार देखो ये पॉजिटिव चार्ज है ना, जो खाली जगह है। और नेगेटिव चार्ज जो ऐसे बीज है इनको इन्होंने क्या है, नेगेटिव चार्ज का है। और बाकी ये खाली जगह है इसको क्या कहा है इन्होंने, पॉजिटिव चार्ज का। ये पॉजिटिव चार्ज का है, जैसे आपको पॉजिटिव चार्ज दिख रहे हैं और ये नेगेटिव चार्ज दिख रहे हैं।
जो नेगेटिव चार्ज इनको इलेक्ट्रॉन बोला है। नेक्स्ट बात करते हैं रदरफोर्ड मॉडल साहब की। जो रदरफोर्ड मॉडल है उन्होंने कहा था कि देखो ये मॉडल है और इसमें न्यूक्लियस होता है, न्यूट्रॉन है, प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट है और इलेक्ट्रॉन्स है। रदरफोर्ड साहब ने ऐसे कहा था कि बीच में क्या होता है, आपके प्रोटॉन वगैरह होते हैं, है ना। लेकिन ये नहीं बताया पाया कि मान लो ये इलेक्ट्रॉन चारों तरफ घूम रहे हैं, ये चारों तरफ घूम रहे हैं, तो मान लो ये एनर्जी रेडिएट करेंगे तो एक टाइम ऐसा है कि इनकी एनर्जी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। कम हो जाएगी तो अंदर गिरना चाहिए, लेकिन अंदर गिरता नहीं, ठीक है ना। अब बात करते हैं बोर साहब की। बोर साहब ने कहा है कि जो सेंटर होता है वहाँ पर न्यूक्लियस होता है, हाईली डेंस होता है, और जब इसके बाहर इलेक्ट्रॉन की बात करें, है ना, अपन इलेक्ट्रॉन की बात करें तो ये आपकी सेल होती है और सेल में यहाँ इलेक्ट्रॉन आपके घूमते रहते हैं, चक्कर लगाते रहते हैं, और जब तक इस ऑर्बिट में चक्कर लगाते हैं उनकी एनर्जी लेवल सेम रहती है। जब ये ऊपर जाते हैं और नीचे आते हैं तब एनर्जी रिलीज या चाहिए होती है ना। अब बात करते हैं अगली। The maximum number of electrons that can be accommodated in a cell is given by the formula 2n square, where 1 n 1 2 3 the maximum number of electron different cells are। के सेल के अंदर कितने आएंगे, 2 आएंगे। एल सेल के अंदर 8 आएंगे। एम के अंदर 18, एन के से 32। इसी प्रकार जब आगे बढ़ेंगे तो 50, है ना। इस तरीके से आगे बढ़ते जाएंगे। द आउटरमोस्ट ऑर्बिट कैन बी अकोमोडेट विद 8 इलेक्ट्रॉन एट ए मैक्सिमम। जो आउटरमोस्ट सेल है वो आपके कितने इलेक्ट्रॉन गेन करेगी, 8 इलेक्ट्रॉन गेन करेगी। और वैलेंसी भी अपन 8 इलेक्ट्रॉन के आधार पर ही निकालते हैं। अब बात करते हैं इलेक्ट्रॉन आर नॉट टेकन इन अनलेस एंड देयर सेल आर फील्ड विच आर फील्ड स्टेप वाइज, हैंस द हाइएस्ट एलिमेंट हैज K2 L8 M8 डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। डिफाइन वैलेंसी बाय टेकिंग एग्जांपल ऑफ सिलिकॉन एंड ऑक्सीजन। सिलिकॉन और ऑक्सीजन की जो वैलेंसी है उसके साथ डिफाइन करते हैं। द डेफिनेट combining capacity of the atom of each element wherein electron are lost, gained or shared to make the octet of electron present in the outermost cell। यानी कोई भी इलेक्ट्रॉन वो स्टेबल होना चाहता है। इस धरती पर कोई भी वस्तु है तो वो स्टेबल होना चाहती है। इट इज डिफाइंड एट वैलेंसी। टू मेजर वैलेंसी वी कैन फिगर आउट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट आर रिक्वायर्ड टू complete cell in which it is contained or losing exact electron it present once in filling complete। Example, to find the valency of silicon, the atomic number of silicon is 14। सिलिकॉन का जो एटॉमिक नंबर कितना है, 14 है। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन इन सिलिकॉन। तो नंबर ऑफ जितने प्रोटॉन होंगे उतने क्या होंगे इसमें, नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर होंगे। तो 14 इसका प्रोटॉन है, 14 इसमें ये सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर हो गया। द डिस्ट्रीब्यूट इलेक्ट्रॉन इन सिलिकॉन। तो इस आधार पर अपन इसको बांटेंगे तो पहले के सेल में 2 आएंगे, एल में आगे 8 और एम की बात करेंगे तो 4 ही आए, जबकि आपको चाहिए 8। तो कितने बाकी रह गए भाई, 4 बाकी रह गए। कितने बाकी रह गए, 4 बाकी रह गए। हैंस फ्रॉम द डिस्ट्रीब्यूटेड ऑफ सिलिकॉन इज क्लियरली एविडेंट दैट टू फिल द एम सेल 4 इलेक्ट्रॉन आर रिक्वायर्ड, देयरफॉर द वैलेंसी इज 4। यानी जो ऑक्टेट कंप्लीट, यानी आपने कहा कि जो 8 है ना, 8 आने चाहिए, लेकिन कितने आए हैं, 4 आए हैं। तो कितने बच गए, वापस 4 बच गए, जो कि 4 आपकी क्या हो जाएगी, वैलेंसी। मान लो इसको 4 इलेक्ट्रॉन मिल जाते हैं तो इसकी वैलेंसी कंप्लीट हो जाएगी, ऑक्टेट फुलफिल हो जाएगा और ये स्टेबल हो जाएगा। इसी प्रकार अपन ऑक्सीजन की बात करें, टू फाइंड द वैलेंसी ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास पता है आपको 8 है। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन इन गिवन प्रोटॉन इन ऑक्सीजन 8। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑक्सीजन एटम इज के अंदर 2 आ जाएंगे और एल के अंदर 6 आ जाएंगे। तो आपको पता है आपको ऑक्टेट कंप्लीट होने के लिए कितने चाहिए, 8 चाहिए, लेकिन जो बाहर की सेल उसमें कितना है, 6 है। तो बताओ कितने इलेक्ट्रॉन और चाहिए, इसको 2 और चाहिए, यानी 2 इसको और मिल जाएंगे, इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। यानी वैलेंसी कितनी आ गई इसकी, 2, है ना। तो वैलेंसी का बहुत ही अच्छा फंडा है, यानी 8 से आप जो भी है माइनस कर दो। अब बात करते हैं एग्जाम्पल, एक्सप्लेन विथ एग्जाम्पल्स। एटॉमिक नंबर क्या है, एटॉमिक मास क्या है, और आइसोटोप क्या है, और आइसोबार क्या है। इन चारों चीज़ों को बड़े आराम से पढ़ेंगे। गिव एनी 2 यूजेस ऑफ आइसोटोप्स। आइसोटोप्स के कोई 2 यूज़ भी बताने हैं। द नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस।
इन न्यूक्लियस के अंदर जो पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है, एटम इज डिफाइंड एज द एटॉमिक नंबर इज डिनोटेड बाय Z. एग्जाम्पल, हाइड्रोजन हैज़ 1 प्रोटॉन इन इट्स न्यूक्लियस, हैंस द एटॉमिक नंबर इज 1. यानी जो आपका एटॉमिक नंबर है किससे डिनोट करेंगे, Z से डिनोट करेंगे, और जितने आपके प्रोटॉन होंगे वही आपके एटॉमिक नंबर होंगे. अगली बात करते हैं, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज नोन एज द मास नंबर. यानी मास नंबर क्या होते हैं ज़्यादा, एटॉमिक नंबर क्या होते हैं. एटॉमिक नंबर तो आपके जितने प्रोटॉन होते हैं वही होते हैं, लेकिन जब बात करते हैं आपके एटॉमिक मास की, तो प्रोटॉन यानी प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन P प्लस N, ये दोनों मिला के क्या होते हैं आपके एटॉमिक मास कहलाते हैं, है ना. प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस एटॉमिक नोन एज द एटॉमिक मास नंबर डिनोट बाय द A. और किसे डिनोट करते हैं, इसको A से डिनोट करते हैं. मास नंबर इज 40, द एटॉमिक नंबर इज 20. यानी इसमें एटॉमिक नंबर तो कितने हो गए 20, और एटॉमिक मास कितने हो गए ज़्यादा हैं जो 40 हो गए. अगली बात करते हैं,